हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। और इससे पहले ऑलरेडी हम 8 चैप्टर्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप उनको देख सकते हो। आई बटन पर क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आपको उसमें सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आज के चैप्टर की। तो ये चैप्टर मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। बेसिकली छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है और ऑलरेडी आपको आती भी हैं, तो एक काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा। और इसको भी मैंने टुकड़ों में करवाया तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे भी तो 2-3 वीडियोज़ देखते हो आधे आधे घंटे के, 25-25 मिनट के, तो ये एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। सबसे पहले समझते हैं इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। लाइक आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जो चैप्टर का नाम है। फिर उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के क्या क्या हमारे पास तरीके हैं, क्या क्या मेजर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स की। अब देखो, एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स में आपका क्या आ जाता है। सबसे पहले आता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने देखो ये पढ़ा है कि जब इक्विलिब्रियम होता है, आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपका जो चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, हमने क्या पढ़ा था कि जब एडी और एएस बराबर होते हैं तब उस पॉइंट को, उस लेवल को हम फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। पर ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है इस पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कुछ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड ना हो या फिर उनका मतलब वो अंडर एम्प्लॉयड हो। समझ रहे हो, ऐसा कहीं भी हमने नहीं पढ़ा था कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आपका एडी और एएस बराबर हो बट विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड होंगे। नाम से समझ आ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट किसका, रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो और साथ ही साथ एडी एएस के बराबर हो तो वो हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह हो सकता है एडीएस बराबर हो पर रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयड ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन द इकोनॉमी विच when AS is equals to AD। ये तो पॉइंट है, साबित हो रहा है AS AD बराबर है, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और यहाँ पे इसीलिए क्योंकि अब देखो फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता मतलब रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं है, तो इनकी कुछ ना कुछ अनयूटिलाइज रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अनयूटिलाइज कैपेसिटी रह जाती है या फिर एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, अनयूटिलाइज या फिर एक्सेस कैपेसिटी जनरेट हो जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, या ना ही एक्सेस कैपेसिटी होगी ना ही अनएम्प्लॉयड। मतलब रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, या तो ना ही ज़्यादा पड़ रहे हैं ना ही कम पड़ रहे हैं। पर अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, या तो ज़्यादा पड़ जाते हैं या फिर कम पड़ जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो रहे हैं। पर दोनों ही केसेस में ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ए डी इज इक्वल्स टू ए एस, ये ज़रूर रहेगी क्योंकि यही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और हम बात कर रहे हैं हमारे इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, दो तरीके का हो गया, आपको समझ आ गया। फुल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो, नो एक्सेस कैपेसिटी और नो अंडर एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एडीईएस तो बराबर होगा पर वहां पे क्या हो जाएगा, फुली यूटिलाइज नहीं होंगे रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले तो ये जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दो टर्म्स हैं, इन्हीं का मतलब समझ लो। देखो, वॉलंटरी क्या होता है, कोई चीज़ आप जान करके कर रहे हो, अगर खुद से कर रहे हो, अनजाने में नहीं। इनवॉलंटरी क्या होता है, कोई चीज़ जो मतलब अनजाने में या फिर अपने आप हो जाती है। जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, हम जान करके नहीं देखते हैं, राइट। पर आप कहीं जा रहे हो, पढ़ रहे हो, ये वॉलंटरी एक्शन है आपके। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप खुद से बेरोजगार हो, खुद से अनएम्प्लॉयमेंट हो। ऐसा नहीं आपको काम वाम नहीं मिल रहा है या जो भी है, आप क्या हो, खुद से ही बेरोजगार हो। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, और आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। मान लो आपको उस कंपनी में 30,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप नहीं चाहते, आप चाहते हो नहीं मुझे 35 या 40 मिले, या फिर आप काम ही नहीं करना चाहते हो। तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना, आप जान करके नहीं कर रहे हो। इसी का जस्ट ऑपोजिट है इनवॉलंटरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम मिल नहीं रहा है,
इवन वेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एक्सिस्टिंग वेज रेट। अब कोई एक आपका फ्रेंड है, वो 30,000 पे काम करने को रेडी है, पर उसको काम मिल नहीं रहा, और आपको काम मिल रहा है 30,000 में, पर आप रेडी नहीं हो, तो आप तो जान करके अनएम्प्लॉयड हो, पर वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है उसका। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये सारे ही टर्म्स हम आगे यूज करेंगे इस चैप्टर में, इसीलिए मैं पहले समझा रही हूँ, राइट। फिर नेक्स्ट आता है और लास्ट हमारे पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। एक हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, एक हो गया नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट सिंपल सी बात है, जहां पर हमारा SL इज इक्वल्स टू DLO। अब ये SL और DL क्या है, SL यहाँ पर क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर की सप्लाई है वो किसके बराबर हो, DL के बराबर। यहाँ पे DL क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यहाँ पर है ये DL मीन्स डिमांड फॉर लेबर, यानी कि लेबर के लिए जो डिमांड है और उसकी जो सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई दोनों जब बराबर हो जाएंगे और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, तो क्या हो जाएगा, लेबर मार्केट क्लियर हो जाएगा। मतलब लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम है, जितनी लेबर की डिमांड है उतनी ही लेबर की सप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपको मान लो आपकी फैक्ट्री में 30 लोगों की ज़रूरत है, डिमांड है लेबर की 30 और सप्लाई भी 30 हो रही है, लोग 30 काम करने के लिए रेडी हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया कि नहीं। तो यही फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, जब डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर बट एट अ गिवन वेज रेट, एक एग्जिस्टिंग गिवन वेज रेट पर। ठीक है, अब इसी तरह आता है एक और टर्म नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो भले ही कितना भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाए, मतलब सप्लाई और डिमांड लेबर की बराबर हो जाए, पर क्या होता है, एक हर इकोनॉमी में एक मिनिमम आप कह लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता ही है। क्या होता है, एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, उसी को हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट समझ आया, बट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हो सकता है इस टाइम पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो, पर हो सकता है अगले ही पल आपको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिले, वो किसी ना किसी वजह से अराइज होता है। अब क्यों अराइज होता है, इसके भी देखो दो कारण हैं। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू, पहला रीजन आपका यहाँ पे लिखते हैं, पहला रीजन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल मतलब ये समझ लो, जब हम जॉब स्विच करते हैं, अब मान लो लोग जब अपनी नौकरियां छोड़ करके दूसरी की तलाश में हैं या फिर शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर, जॉब स्विच कर रहे हैं, तो उस एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पर तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। मैंने अभी मान लो मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ किसी और एग्जाम की, अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की, IAS वाईएएस की, ठीक है, और फिर बाद में मेरी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, मैं एम्प्लॉयड हो जाऊंगी, पर वो जो बीच का टाइम पीरियड था उस टाइम पे कोई ना कोई, मतलब मैं अनएम्प्लॉयड तो थी ना, तो वो एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसे हम बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनेमिक इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कभी भी स्टैटिक नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया तो वही रहेगा, कभी ना कभी तो लोग नौकरी छोड़ते हैं या फिर लोग उसको निकाला जाता है नौकरी से, कुछ ना कुछ तो होता है ना, वो जॉब स्विच करते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब हम जॉब्स स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, उस टाइम से रिलेटेड जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी तरह जब क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर यानी कि हमारी इकोनॉमी में जब चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारी जब इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। हमारी इकोनॉमी में कोई चेंज आ रहा है, मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, जैसे अब आप किसी भी ऑफिस में, दफ्तर में देखो, बैंक्स में देखो, जो बुढ़े थोड़ा स्टाफ दिखता होगा आपको, वो क्या है, उनको शायद नई टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से समझ नहीं आती है, राइट। तो क्या हो जाएगा, वो नौकरी नहीं करेंगे, और जो नया स्टाफ आया, यूथ हैं, यंग लोग हैं, हम लोगों को बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब चीज़ें ऑपरेट करना आता है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, कोई नई इंडस्ट्री बनी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर कोई इंप्रूवमेंट हुआ, कोई इनोवेशन हुआ, स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं, उससे रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, इन दोनों की वजह से कौन सा अराइज होता है, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल कभी ना कभी तो होगा ही, या तो लोग जॉब स्विच कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। फ्रिक्शनल किससे रिलेटेड है आपका, चेंजिंग ऑफ जॉब्स, और स्ट्रक्चरल किससे रिलेटेड है, चेंजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर स्ट्रक्चर कह लो, और इन दोनों की वजह से आता है हमारा ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। 6 तरह के हमने अभी ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और हमने कौन सा पढ़ा था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फिर हमने पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट और आपका नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शनल और आपका स्ट्रक्चरल। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। उससे पहले देखो, आप पुरानी बातें रिकॉल कर लो।
पुरानी बातें क्या हैं, देखो हमने पढ़ा था, हम क्या पढ़ते थे कि हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कब वो हमारा इक्विलिब्रियम कब आता है। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था ना, ये है हमारे पास देखो वाई एक्सेस और ये है हमारे पास एक्स एक्सेस। यहाँ पे है हमारी इनकम, आउटपुट, जीडीपी वगैरह, यहाँ पे है हमारा एग्रीगेट डिमांड, राइट। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हम क्या करते थे, हम ऐसे करके एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाते थे। ये हो गया हमारा एडी कर्व, ये हम बनाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एक हम एएस कर्व भी बनाते थे। एएस कर्व कैसा बनता है, एएस कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। ये 45 डिग्री लाइन होती है, जो कि आपको अभी 45 नहीं लग रही होगी, तो ये एएस कर्व हो गया। एडी क्या होता है हमारा, सी प्लस आई होता है। और ये जो वाला पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमको बताता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे हमारी नेशनल इनकम या फिर आउटपुट या फिर जीडीपी क्या हो गया है, ओ वाई, राइट, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये इतना एग्रीगेट डिमांड है, ओ पी मान लेते हैं इसको, राइट। अब क्या होता है हमारी इकोनॉमी में, कभी ना कभी डिमांड बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो हम पहले कम वाला आपका वो लेते हैं, कम या फिर ज़्यादा वाला लेते हैं, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में ना डिमांड बढ़ गई है। डिमांड किसकी वजह से बढ़ती है, हो सकता है डिमांड बढ़ने का कारण क्या होता है, पहली बात तो ये बताओ, आपको ऑलरेडी पता है डिमांड कब बढ़ती है, हम किसी चीज़ की डिमांड कब बढ़ा देंगे, जब हमारे हाथों में पैसा होगा। यानी कि पैसा कब आता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है। और इनकम कब बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उससे क्या हुआ, हमारी इनकम बढ़ेगी। इनकम जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, हमारे हाथों में ज़्यादा पैसा होगा तो हम डिमांड बढ़ा देंगे। ये साइकिल, ये जो मतलब आपका ये चेन है, ये याद रखना है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ा, फिर हमारा डिमांड बढ़ा। और जैसी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे करके यहाँ से ये जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नया एडी। नया एडी क्या है, यहाँ पे सी प्लस आई तो है, प्लस साथ में डेल्टा आई भी है। डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, उसी की वजह से पूरी चेन चली और हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो यहाँ पे देखो आपको एक फर्क नजर आ रहा होगा, एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ गई पर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ी। क्या एग्रीगेट सप्लाई हमने बढ़ाई, नहीं। सप्लाई क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि हम ये जो सब पढ़ रहे हैं ना, हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन में आप चुटकियों में एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो। एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ जाती है चुटकियों में, पर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती, उसमें टाइम लगता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो ये जो हमारा ये वाला इक्विलिब्रियम था, अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया। और जब आप यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो एक काइंड ऑफ गैप क्रिएट हो गया बीच में। देखो आपको ये गैप नजर आ रहा है, ये वाला एक गैप क्रिएट हो गया। तो ये जो गैप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहलाता है, हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, इसका मतलब समझ आया। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं तो चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है और इसी से इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो जाता है हमारी इकोनॉमी में। तो इन्फ्लेशनरी गैप समझ आ गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये कब है, जब डिमांड बढ़ रही है। एक्सेस डिमांड का हम कॉन्सेप्ट पढ़े तो कैसे बढ़ी डिमांड, देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फिर इनकम बढ़ी, फिर हमारा मनी सप्लाई बढ़ा, फिर हमने डिमांड करना स्टार्ट किया। डिमांड करना हम ज़्यादा स्टार्ट करेंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो शिफ्ट होगा पर एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जब यहाँ पर आया तो हमने देखा भाई ये गैप बन गया यहाँ पे, तो है कि नहीं, पहली वाली डिमांड में आगे नई वाली डिमांड में। तो जो ये वाली जो डिमांड है ए डी और ये AD1 है, ठीक है। तो ये जो AD है ना, ये कब थी, जब हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड थे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब था। पर यहाँ पे नई वाली AD में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है, रिसोर्सेज क्या है, मतलब आपकी जो डिमांड है ना वो एक्सेस डिमांड हो गई है, मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो एक इन्फ्लेशनरी गैप हमारी इकोनॉमी में अराइज हो गया है। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट है आपका, देखो डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो जाएगा, देखो फिर से हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। ये है हमारा वाई एक्सेस, ये है हमारा एक्स एक्सेस, यहाँ पे है हमारी इनकम, यहाँ पे हमारा AD। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया हमारा ऐसा, ठीक है। फिर हम बनाएंगे हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा बन गया यहाँ, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। और एग्रीगेट डिमांड मतलब C प्लस आई, ये समझ आया। ये हमारा पहला वाला इक्विलिब्रियम है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हमारी नेशनल इनकम है OY हो गया। और यहाँ पे हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड कितनी है,
ओपी। अब क्या हुआ, अब हमको क्या करना है, डिमांड गिरानी है, डेफिशिएंट डिमांड है। अब जब मैंने पहले बताई थी ना वो चेन, जस्ट उसका उल्टा कर दो। डेफिशिएंट डिमांड मतलब हम चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, और जब हम किसी चीज़ की डिमांड कम कब करते हैं, जब हमारे पास इनकम कम होगी, हमारे हाथों में पैसा कम होगा। और पैसा कम कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट आपका डिक्रीज होगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो इनकम है वो कम हुई, इससे क्या हुआ, आपके पास मनी सप्लाई कम हुई, और इससे क्या हुआ, आपके पास जो डिमांड है वो आपकी कम हो गई। तो ये चेन याद रखनी है। अब जैसे ही डिमांड कम हुई हमारे पास, तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास डिमांड कम हुई तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ गया है इधर, ये हो गया हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व, यानी कि सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। जो चेंज हुआ है अब उसे माइनस करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट घट गया है, इन्वेस्टमेंट घट गया, उससे ये सारा प्रोसेस हुआ है आपका, यानी कि डिमांड आपकी कम हो गई। अब जब इन्वेस्टमेंट घट गया, एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे आ गया, फिर से हम सप्लाई कम नहीं कर सकते। पहले हमारा ये इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ था, अब हम इक्विलिब्रियम लेवल को मतलब वापस लाने के लिए हम उसको एग्रीगेट सप्लाई को कम नहीं कर सकते, तो हमारा ये लेवल यहाँ पर आ गया। अब आपने देखा दोबारा से एक गैप बन गया है। कौन सा गैप बन गया है भाई, यहाँ पे देखो दोबारा से एक गैप बन गया है। ये जो गैप है इसे हम बोलते हैं हमारा डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्यों, जैसे इन्फ्लेशन मतलब राइज इन जनरल प्राइस लेवल, पैसे बढ़ गए मतलब आपका जो प्राइस बढ़ गया, हम डिमांड बढ़ गई, ये सारी चीज़ें। डिफ्लेशन मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट, यानी कि चीज़ें सस्ती होने लगी हैं। सस्ती क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। किसी चीज़ की डिमांड कम कर दो, मतलब आप खरीदना बंद कर दो या फिर उसकी डिमांड कम हो जाए, तो दुकानदार लोग क्या करेंगे, उन्हें तो अपना माल बेचना है, तो वो पैसा सस्ता कर देंगे, उसका प्राइस उस चीज़ का सस्ता कर देंगे। तो इस तरीके से क्या अराइज हो जाता है हमारी इकोनॉमी में, डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलने हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों क्यों होती हैं। अब इसी सबको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस डिमांड क्या होता है। सबसे पहले तो एक्सेस डिमांड एक वो सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, एडी इज मोर देन एएस। देखो यहाँ पे इस ग्राफ में देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो एडी है ना वो एएस से ज़्यादा है। यहाँ पे एएस मतलब इधर पहले वाले को इधर कट कर रहा था, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हाँ यहाँ पे देखो क्या है, ये इस वाले यहाँ पर था हमारा इक्विलिब्रियम, अब क्या है ये एडी हमारा यहाँ पहुँच गया, ये इधर पहुँच गया, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड हो गई है, तो हमारे पास एक्सेस डिमांड अराइज हो गई है इन द करस्पॉन्डिंग इन द इकोनॉमी करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारी क्या है, अब डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, एक्सेस डिमांड अराइज हो गई। ये पूरा ग्राफ आपको याद रखना है, एक एक करके, मतलब दोनों ग्राफ थोड़ा समझ समझ के बनाओगे याद हो जाएंगे। अब बात आती है, आपको इस ग्राफ को थोड़ा ना डिटेल में समझाना पड़ेगा। जब आप आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखना कि भाई टीचर को कुछ आते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी ही पड़ेंगी। क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखो एडी को हमने लिया है वाई एक्सेस पे, हमने एडी वाई एक्सेस पे लिया है ना, ये रखा, ये आपका एडी है। फिर हमने क्या लिया है, इनकम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को एक्स एक्सिस पे लिया है, ये रहा इनकम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। फिर हमने क्या किया है, पॉइंट ई क्या दिखा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिखा रहा है, ये वाला जो देखो ये पॉइंट ई है बीच में, ये हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिखा रहा है। इट इज द पॉइंट वेयर एडी एंड एएस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब आती है बात मुद्दे की कि अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, यानी कि डेल्टा आई से बढ़ गया। यहाँ देखो पहले सिर्फ सी प्लस आई था, अभी ये डेल्टा आई और ऐड कर दिया, तो इससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड राइजेज, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई एंड शिफ्ट जो कर्व हो गया वो शिफ्ट हो गया आगे एडी से ए1 पर। पहले हमारा ही कर्व कहाँ था, ये था एडी, अब ये एडी1 हो गया। ये सारी कहानी याद रखनी है। इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इससे हमारे यहाँ एक्सेस डिमांड जनरेट हो गई। फिर क्या हुआ, द गैप बिटवीन एडी एंड एडी1, ये जो गैप नजर आ रहा है आपको एडी और एडी1 में, मतलब ये वाला, ठीक है, ये ई एफ जिसे हम बोल रहे हैं, ई एफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ई एफ, इट इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसी को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। कर्व में साथ साथ देखते जाना। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जरूर समझ लेना। इट रेफर्स टू द गैप, ये गैप है बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है ना, इट एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। अब देखो पहले वाला आप वो देखो क्या बोलते हैं, सिर को थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हाँ पहले वाला वो देखो, पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो यहाँ था, ई पॉइंट पर था कि नहीं, यहाँ पे क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। अब ये वाली जो डिमांड थी एडी, ये वाला कर्व, इससे ज़्यादा हो गया है हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। मतलब यहाँ पर यही तो लिख रहा है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स, ज़्यादा है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वो वाली डिमांड जो चाहिए थी फुल एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, उससे ज़्यादा हो गई एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो गया है, गैप क्रिएट हो गया है, इसे ही हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। अब बात आती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के रीजंस, कि भाई हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ क्यों जाती है। देखो बेसिक रीजंस है,
कितने 6-7 रीजन है, इनमें से 3-4 लिख लेना, याद कर लेना, इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है, ठीक है। सबसे पहला कहता है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हमारी खर्च करने की, एमपीसी क्या होता है, जितना हम खर्च करें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा एक तरह से बढ़ गया है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा कब बढ़ता है, जब ऑब्वियसली हमारी इनकम बढ़ेगी, और जब हमारी इनकम बढ़ती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, डिमांड बढ़ती है कि नहीं, अभी मैंने वो पूरा चेन समझाया था। तो ये सारे जो आपके रीजंस है ना, ये आपकी इनकम बढ़ने की तरफ इशारा करेंगे, या आपकी मनी सप्लाई बढ़ने की तरफ इशारा करेंगे, और जिससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। ये आपको याद रखना है, अल्टीमेटली एक पॉइंट याद रखना है कि इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे हाथों में ज़्यादा पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और इससे क्या हो जाएगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो ये चेन हर किसी आपको रीजन में देखने को मिलेगी। तो खर्चा हम कब कर रहे हैं, जब हमारी इनकम बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ा, फिर डिमांड बढ़ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। खर्चा करेगी सरकार अपना, मान लो खर्चा बढ़ा दिया, खर्चा वो किस पे करती है, अपनी जनता पर। जनता पर खर्चा करेगी, हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो हम और डिमांड करेंगे, फिर डिमांड बढ़ गई। फिर आता है रिडक्शन इन टैक्सेस, मान लो वो टैक्सेस डिक्रीज करते हैं। एक सामान है, अगर वो 100 रुपये का है और उस पर 50 रुपये टैक्स है, आप 150 रुपये पे कर रहे हो, ठीक है। अब टैक्सेस डिक्रीज हो जाए, 50 की जगह 20 रुपये का ही मिले टैक्स आपको, वो सामान 120 का मतलब खरीदना पड़ेगा आपको। यानी कि टैक्सेस जब डिक्रीज हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हम बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। फिर क्या होता है, राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, जैसे कि अगर हम कोई सामान है सिर्फ हमारी इकोनॉमी में हम कंज्यूम कर रहे थे, अब क्या है, बाहर भी हम भेज रहे हैं, और बाहर भेज रहे हैं मतलब बाहर से भी खूब भर भर के डिमांड आ रही है, यानी कि डिमांड बढ़ गई। फॉल इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स हम कम कर दें, अगर कोई सामान हम पहले बाहर से मंगा रहे थे, अब हमने इम्पोर्ट उसका बंद कर दिया है, कम कर दिया, और हम हमारी इकोनॉमी में बनाना शुरू कर दिए हैं। हमारी इकोनॉमी में बनाना शुरू कर दिया मतलब हमारी इकोनॉमी में उस सामान की डिमांड बढ़ेगी। फिर आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, काइंड ऑफ पॉलिसी है, किसकी पॉलिसी है, ये आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की पॉलिसी है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, नए नोट्स प्रिंट करता है। अब वो नए नोट्स प्रिंट करेगा तो अपनी जेब में तो नहीं रखेगा ना आरबीआई, हम लोगों को ही देगा, हम लोगों को देगा मतलब हमारे हाथ में मनी सप्लाई बढ़ाओ, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ना। फिर आता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो ये तो देखो मैंने अभी बताया था चेन, कि जब जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं, आपकी इनकम बढ़ी, फिर मनी सप्लाई बढ़ा, और फिर डिमांड बढ़ा। तो ये क्या है, ये सारे रीजंस हैं एक्सेस डिमांड के लिए, एक्सेस डिमांड क्यों होती है। अब पॉइंट आता है एक्सेस डिमांड का हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होता है, अगर डिमांड बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका। देखो इम्पैक्ट, सबसे पहली बात आउटपुट पे देखना है हमको, एम्प्लॉयमेंट पे देखना है, और जनरल प्राइस लेवल। किस पर, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। किस किस पर, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। अब आउटपुट पे अगर हम देखें तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि जैसी डिमांड बढ़ी तो हम क्या कर सकते हैं, तुरंत आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। आउटपुट मतलब सप्लाई, अगर हम सप्लाई बढ़ा ही देते तो क्या होता, डिमांड और सप्लाई फिर से बराबर हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ ना। मैंने क्या बताया था, हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन में सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट पर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता इसका, ठीक है। सो एक्सेस डिमांड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब जब आउटपुट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता कोई भी, तो एम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, आउटपुट से। सो देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं होगा। फिर आता है जनरल प्राइस लेवल, तो ये तो हमने पढ़ ही दिया कि भाई जब हम चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो ग्राफ है ये मैंने हर जगह हर स्लाइड पर लगाया हुआ है, सिर्फ इसीलिए जिससे कि आपको इसकी शक्ल याद हो जाए। तो शक्ल याद रखने के लिए आपको क्या करना है, बार बार ग्राफ को देखना है, खुद से 4 बार बनाना है, फिर बिना देखे बनाना है, इससे आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। कहानी याद रखो सिंपली, पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला बना लो, इक्विलिब्रियम, फिर एक बार डिमांड बढ़ा दो, एक बार डिमांड कम कर दो। डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो गया, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। डिमांड कम हुई तो डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड की। तो ये अभी तक एक्सेस डिमांड था कि डिमांड हमने बढ़ाई थी, हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने डिमांड एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने उस ग्राफ को समझा, पूरा एक्सप्लेनेशन की, एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने रीजंस पढ़े, और चौथी चीज़ हमने इम्पैक्ट पढ़ा। यही चारों चीज़ें हम डेफिशिएंट डिमांड में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। जब एडीए से कम पड़ जाती है करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो देखो यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, एडी क्या है, अब एएस से कम पड़ गई है। यहाँ पे कहाँ है ये वाला पॉइंट, एडी क्या है, कलर चेंज करना पड़ेगा। एडी क्या है, देखो एएस से कम पड़ गई है, एएस यहाँ है, कहाँ गया अपना, यहाँ ये, और एडी कम पड़ गई है, तो क्या है, गैप क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। समझ आया ग्राफ और सब कुछ। अब इसी का ही सेम डिट्टो जैसे अभी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने एडी को वाई एक्सेस पे लिया है और एक्सेस पे इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लिया है। पॉइंट ई हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये वाला है ना। अब क्या हुआ, और इट इज़ द पॉइंट वेयर एडी एंड एएस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्या हुआ, डिक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में जब डिक्रीज होगा तो एडी कर्व हमारा एडी से एडी 1 पे आ गया। पहले ये था एडी, अभी एडी 1 पे आ गया, यानी कि हमारा जो
एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो गई। यहाँ पे देखो डिक्रीज हो गई, ठीक है। और जैसे ही डिक्रीज हुई हमारा कर्व नीचे शिफ्ट हुआ। ये सिचुएशन किस चीज़ की है, डेफिशिएंट डिमांड की, यानी कि डेफिशिएंसी होता है ना, कमी किसी चीज़ की, तो यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड की कमी हो गई है भारी भरकम। अब जैसे ही डिमांड की कमी हुई तो जो गैप क्रिएट हो गया है एडी और AD1 के बीच में, कौन सा गैप नजर आ रहा है भाई आपको, कोई गैप नजर आ रहा है क्या, हाँ ये वाला गैप नजर आ रहा है हमको। तो गैप ये जो है यही कहलाता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसकी भी वो पढ़ लो डेफिनेशन। ये गैप हमारा कहलाता है बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो वो वाली एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है ना, कौन सी, यहाँ पर कौन सी नज़र आ रही है, कौन सी ऐसी डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, वो है हमारी ये वाली। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट था ना, तो इस डिमांड से कम हो गया है, कौन कम हो गया है, फॉर ये वाला एक्चुअल एडी कहाँ है, यहाँ आ गया अब हमारा, तो उससे अब कम हो गया है। पहले क्या था, एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड विच इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, एक्चुअल एडी अब कम हो गया, पहले एक्चुअल एडी ज़्यादा था, तो अब जब एक्चुअल एडी कम हो गया है तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई, ये गैप क्रिएट हो गया, जैसे हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे इसके रीजंस की, ये क्यों अराइज हो रही है। देखो जस्ट ऑपोजिट है, उसमें हमने पढ़ा था इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें हम पढ़ेंगे डिक्रीज। मान लो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कब होता है, जब हमारी इनकम कम होती है। यहाँ पे उल्टी आपको चेन याद रखनी है। अब क्या हो रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, उससे हमारी इनकम डिक्रीज होगी, उससे हमारे हाथों में से मनी सप्लाई कम होगी और अल्टीमेटली डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या हो गया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज हो गई, हम अब कम खर्चा करेंगे और कम खर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड भी कम करेंगे। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पहले सरकार हम पे खर्चा करी थी, हमारे पास पैसे आ रहा था और हम पैसे उड़ा रहे थे और डिमांड जनरेट कर रहे थे। अब उल्टा हो गया, अब सरकार कम खर्चा करेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास कम पैसा होगा और हम कम डिमांड करेंगे। इंक्रीज इन टैक्सेस, पहले सरकार टैक्स कम कर रही थी तो हमारे पास पैसा खूब सारा बच रहा था, हमें टैक्स की फॉर्म में नहीं देना पड़ रहा था। अब क्या हो रहा है, टैक्सेस बढ़ा रही है वो, यानी कि हमसे पैसा ले रही है, और अब जब पैसा और ले लेगी तो हमारे हाथों में मनी सप्लाई कम रहेगी, मनी सप्लाई कम रहेगी मतलब डिमांड कम हो जाएगी। फिर आता है फॉल इन फिर आता है फॉल इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, कोई अपना सामान बाहर भी भेज रहे थे, मतलब बाहर से डिमांड जनरेट हो रही थी, अब हमने एक्सपोर्ट्स कम कर दिए, बाहर की डिमांड कम हो गई, यानी कि हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। राइज इन इम्पोर्ट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी सामान जो है, जो भी हम अपनी कंट्री में बनाते हैं उसको हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कंट्री वाला हमारा खुद का जो सामान है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फिर आता है फॉल इन इन्वेस्टमेंट, ये तो ये चेन बता ही रही है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ, इनकम डिक्रीज हुई, मनी सप्लाई डिक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हुआ। ये आपको ग्राफ समझ आ गया, रीजन समझ आ गए। अब बात आती है इसका इम्पैक्ट। पहले वाले में देखो क्या था, इनकम आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात करें, हम तुरंत आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते हैं। और जनरल प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि जनरल प्राइस लेवल आपका बढ़ गया था क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशनरी गैप आ गया था ना। अब यहाँ पे क्या है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल, वही तीन चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं इन पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, हाँ पड़ेगा। देखो आउटपुट पे कैसे फर्क पड़ेगा, मान लो डिमांड कम हो गई है, आपने बना रखा है 100 किलो का सामान, ठीक है, 100 किलो का, ठीक है, चलो मान लेते हैं 100 किलो का सामान बना रखा है, डिमांड कम हो गई, डिमांड हुई सिर्फ 80 किलो की, तो आपका 20 किलो इन्वेंट्री स्टॉक बचा रहेगा ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, डिमांड ही जनरेट नहीं हुई एक्स्ट्रा 20 किलो की, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द बिजनेस विल बी कंपेल्ड टू प्लान फॉर लोअर प्रोडक्शन विद इन द फॉलोइंग टाइम फ्रेम, और ये सब फालतू चीज़ें हैं। एंटिसिपेटेड आउटपुट विल देयरफॉर डिक्रीज, राइट। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, मान लो अब इन्वेंट्री स्टॉक बच गया है 20 किलो का, ये तो मैं छोटा सा अमाउंट बोल रही हूँ, मान लो 20 बिलियन टन्स इतना सामान बच गया है। अब आपके पास क्या है, ऑलरेडी सामान बचा हुआ है, तो अब आप और प्रोडक्शन नहीं करोगे। जब आप और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपके पास जो भी लेबर है उसको फायर कर दोगे, उसको निकाल दोगे, वो क्यों काम करवाओगे उससे, उनको क्यों तनख्वाह दोगे फालतू की, जब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है। आप सोचोगे पहले ये तो बिक जाए, बाद में मैं इनसे और बनवाऊंगा, तो जब आप इनसे नहीं बनवा रहे तो उनको फायर कर दोगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन द एंटिसिपेटेड आउटपुट, इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इससे क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाता है। मैंने बोला था ना, सारे पॉइंट्स आगे यूज होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो लोग रेडी थे इस वेज रेट पे काम करने के लिए,
राइट पर उनको निकाल दिया गया, उनको अब नौकरी नहीं मिल रही, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ जाता है। फिर बात आती है जनरल प्राइस लेवल की, तो ऑब्वियसली जनरल प्राइस लेवल कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड आपकी कम हो गई है। डिमांड जब कम हो गई है तो लोग जो दुकानदार है वो सस्ता बेचने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें तो अपना माल खाली करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्राइस टेंड्स टू डिक्रीज विच लीड्स टू डिफ्लेशन। तो वो क्या हो गया, उन्होंने प्राइस डिक्रीज कर दिया जिससे कि डिफ्लेशन आ गया, और उसी वो जो गैप होता है एक्चुअल डिमांड और आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाली डिमांड में, उसे ही हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये सारी चीज़ें समझ आए। अब बात आती है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस तो वही है जो जस्ट अभी हमने पढ़े हैं, ये है एक्सेस डिमांड, ये है डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है इसके मीनिंग की। मीनिंग क्या कह रहा है, देखो एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन जहां पर एडी ज़्यादा होता है एएस से, और डेफिशिएंट डिमांड कब होती है, डिमांड कम होगी यानी कि एडी कम है एएस से, सिंपल। फिर क्या आता है, इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे कब होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से ऊपर जाती है डिमांड, और यहाँ पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नीचे आती है डिमांड। इसे समझो ग्राफ से, जैसे देखो ये है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमारा क्या था, ये तो उससे नीचे आ रहा है, उससे नीचे आ रही है ना डिमांड, तो ये था हमारा डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ये है हमारा डेफिशिएंट डिमांड। और इसी तरह यहाँ की बात करें, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर जा रही है डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा कहाँ है, यहाँ है। अब इससे ऊपर जा रही है डिमांड, इससे ऊपर जा रही है डिमांड, तो ये हो गया एक्सेस डिमांड। तो यही सारी चीज़ें मैंने कहाँ लिखी हैं, डिफरेंस में लिखी हैं। देखो डिफरेंस का पॉइंट ये रहा, ये क्या बोल रहा है, एक्सेस डिमांड इंडिकेटेड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर जाती है डिमांड, कर ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना एडी कर, तो ये क्या है, एक्सेस डिमांड है। यहाँ पे क्या होता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है। फिर अब बात आती है ये क्या करता है, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब बनाता है, ये डिफ्लेशनरी गैप बनाता है। फिर आता है रीजन। रीजन क्या होते हैं, देखो एक्सेस डिमांड के रीजन होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है, राइज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, इन सब चीज़ों में जब फॉल हो जाएगा तो हमारी डिमांड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर क्या आता है, इम्पैक्ट ऑन प्राइस। प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल कम हो जाती है। सारी वही चीज़ें जो जस्ट अभी मैंने पढ़ाई। यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अभी से याद करो, एक्सेस डिमांड के केस में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, कुछ उन दोनों पे कुछ फर्क पड़ा था, नहीं, क्योंकि हम शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। पर यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही कमी आ जाती है, किसमें, डेफिशिएंट डिमांड में। तो तीन चीज़ों पर फर्क पड़ता है, किस पर, तीन चीज़ों का हमने इम्पैक्ट पढ़ा था। सबसे पहला था हमारा आउटपुट, ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट, फिर हमारा आता है आपका प्राइस लेवल। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूँ, यहाँ पे लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअली मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था आपका, हाँ, एक्सेस और डेफिशिएंट, ठीक है। तो एक्सेस में आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जनरल प्राइस लेवल पे पड़ता है। पर डेफिशिएंट में तीनों पे पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना है बस। अब हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं, प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद ऑब्वियसली उन सबको करेक्ट भी करना होगा, यानी कि प्रॉब्लम्स ठीक भी करनी होगी। तो प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ मेजर्स हैं। क्या हमारे मेजर्स हैं, हमारे पास देखो मेजर्स आते हैं इन लोगों को ठीक करने के लिए। इन लोगों को मतलब आपका जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ गई है और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम आ गई है, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास मेजर्स आते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मतलब जब देखो डिमांड की कमी हो गई। अब थोड़ा लॉजिकली समझना, इसमें वो सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब क्या हो रहा है, डिमांड की भारी कमी आ गई है। डिमांड की कमी कब आती है, जब हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। हमारे पास फिर क्या हो गया, उससे हमारी इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई तो हमारे हाथों में से पैसा कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई, और हमारी क्या हो गई, डिमांड कम हो गई। तो ये जो मैंने आपको चेन बताई थी, इसमें से अब ये ऊपर की चीज़ें हटा दो, अभी इनका फिलहाल कोई खास यूज़ नहीं है। बस ये याद रखो कि मनी सप्लाई कम हुई और डिमांड कम हुई, यही तो था डेफिशिएंट डिमांड। तो हमारे पास देखो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों को ही करेक्ट करने के लिए दो पॉलिसीज़ होती हैं। एक है हमारे पास देखो फिस्कल पॉलिसी,
और एक है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी से कुछ याद आया होगा, हमने मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद आया? तो उसमें मैंने पढ़ा था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स यूज़ करती है, कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ करती है कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। नई पॉलिसी कौन सी आ गई है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन यूज़ करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना है, दो पॉलिसीज हैं, एक फिस्कल है, एक मॉनेटरी है। मॉनेटरी तो आपको पता है आरबीआई यूज़ करती है, तो फिस्कल कौन यूज़ करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सरकार। ये मत समझा करो सरकार और आरबीआई अलग एक है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। तो सरकार यूज़ करती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करता है आरबीआई। तो सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करती है, या तो खर्चा बढ़ाती है, खर्चा करती है, या फिर वो टैक्सेस से रिलेट करती है। या तो वो खर्चा बढ़ाएगी या कम करेगी, या फिर वो टैक्सेस बढ़ाएगी या कम करेगी। यानी कि दो डिपार्टमेंट हैं उसके हाथ में, एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। कौन कौन से? एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। तो अब डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि डिमांड की कमी को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगी, या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी या फिर टैक्सेस घटा देगी। अब इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली इन दोनों चीज़ों से देखो क्या होने वाला है, हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारे पास मनी सप्लाई कम ही तो थी, मनी सप्लाई कम होने की वजह से ही तो डिमांड कम थी, और हमको इसी कम वाली डिमांड को, ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, इसी को ही तो सुधारना है। तो इसको सुधारने के लिए हमें बढ़ानी पड़ेगी मनी सप्लाई। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस, इनसे मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है? अब देखो सरकार ने क्या किया, खर्चा बढ़ा दिया अपना, खर्चा मान लो बढ़ा दिया। जैसे ही वो खर्चा बढ़ाएगी, आपने रीजंस में भी पढ़ा था, तो जैसे ही वो खर्चा बढ़ाएगी, वो खर्चा किस पर करती है? वो खर्चा हम लोगों पे करती है, हम लोगों के पास पैसा आएगा, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ेगी और इससे डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि ये सुधर गया। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन टैक्सेस। मान लो वो टैक्सेस घटा दे, टैक्सेस जब वो घटा देगी तो हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। पहले तो क्या था, मान लो मेरी इनकम 1000 रुपये, तो उसमें से 700 रुपये टैक्स के रूप में चला जाता था। अब क्या है, उसने टैक्सेस घटा दिए हैं, टैक्सेस जब घटा दिए हैं तो अब सिर्फ 500 रुपये जाता है, 500 रुपये बचते हैं मेरे पास, पहले 300 बचते थे। तो मेरे हाथों में अब ज़्यादा पैसा है, तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिमांड करूंगी, तो इससे जो डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सुधर जाएगी। तो ये समझ आ गया फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें दो मेजर्स होते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आ जाता है, देखो बैंक रेट, रेपो रेट, आपका कौन सा था, मतलब सिक्योरिटीज़ वाला, और एलआरआर। अब इसे मैं अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहली बात आती है बैंक रेट और रेपो रेट की। बैंक रेट और रेपो रेट क्या होते हैं? देखो, बैंक रेट और रेपो रेट वो रेट हैं जिससे क्या कर रहा है, जो बैंक है ना, वो पैसा ले रहा है आरबीआई से। क्या कर रहा है? बैंक पैसा ले रहा है आरबीआई से जिस रेट पर, वो होता है बैंक रेट और रेपो रेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो वो है रेपो रेट। ये सारी चीज़ें नोट करते जाना, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो रेपो रेट है, और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है तो वो बैंक रेट है। अब मान लो जो बैंक है वो पैसे ले रहा है उधार आरबीआई से, तो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कि नहीं, उसी को बैंक रेट या रेपो रेट बोल रहे हैं। अब मान लो क्या करे वो जो उसको क्या करना है, आरबीआई को क्या करना है कि उसको मनी सप्लाई बढ़ानी है। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा दोनों रेट्स को, मतलब वो सस्ता लोन देगा बैंक्स को। आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे देखो, जैसे ये है हमारा आरबीआई, ठीक है, उसको लोन दे रहा, वो किसको लोन दे रहा है? बैंक्स को। बैंक्स लोन दे रही है हम आम लोगों को। अब बैंक को क्या है, सस्ता लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, डिक्रीज कर दिए रेपो रेट भी और बैंक रेट भी, सस्ता लोन मिलेगा। तो वो आगे क्या करेगा, वो आगे भी सस्ता ही तो लोन देगा, कम इंटरेस्ट रेट पर देगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। जैसे ही उसने इंटरेस्ट रेट कम किया, लोग और लेने आ जाएंगे लोन लपक करके, यानी कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ज़्यादा पैसा मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा, और मनी सप्लाई ज़्यादा मतलब हमारी डिमांड ज़्यादा। तो बैंक रेट और रेपो रेट तो ऐसे काम करता है। अब बात आती है आपकी परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। हमारे पास, मान लो मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, अब मैं उन सिक्योरिटीज़, सॉरी मेरे पास नहीं है एक्चुअली, आपके पास है, आपके पास कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, मैं आपसे वो परचेज कर रही हूँ, उसके बदले में आपको कुछ पे करूँगी। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ना इन बैंक्स से, कहाँ गया, हाँ, आरबीआई ना इन बैंक्स से क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ परचेज करेगी। जब वो कोई चीज़ खरीदे तो बदले में पेमेंट करेगी, यानी कि बैंक के पास पेमेंट आ गया, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया, वो उस पैसे को आगे क्या करेंगे, लोन देंगे, लोगों को देंगे, लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी समझ आ गया। फिर आता है डिक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर क्या होता है, हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। एलआरआर में दो आपके रेशियोज आते हैं, सीआरआर और एसएलआर। ये होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो मतलब बैंक्स को रखना पड़ता है एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास, और इसको ये एसएलआर क्या होता है, जो उनको खुद के पास रखना होता है विद देमसेल्व्स। तो मान लो बैंक के पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, 1000 रुपये में से 100 रुपये वो रख रहा है आरबीआई के पास, ठीक है, और 100 रुपये वो रख रहा है
खुद के पास, यानी कि जो ऊपर वाले 100 रुपये हैं आरबीआई के पास, मतलब कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, और नीचे वाले मतलब एसएलआर, तो 100 और 100 200 बचे कितने 800, तो वो सिर्फ 800 रुपये लोन दे पा रहे हैं। मान लो अब सरकार क्या करेगी, जो एसएलआर और सीआरआर है ना इन्हें घटा दे, 100 की जगह अब वो क्या कर दे 50 ही रखना है, आपको 50 ही रखना है हमारे पास, यानी कि कितना हो गया 50 100, यानी कि टोटल 100 रुपये उसको रखवाने हैं, बचे हुए 900। अब वो क्या करेगा 900 का लोन दे सकता है, पहले 800 का दे रहा था, वो 900 रुपये का लोन देगा। 900 रुपये का लोन देगा मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे जाएंगे, और ज़्यादा पैसे जाएंगे इसका मतलब उनकी मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब ये सारी चीज़ें मैं एक पर मिटा देती हूँ, बहुत ज़्यादा खिचड़ी मच गई है यहाँ पर। हाँ, हमें क्या करना है अब, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लोन और आपका जो कोलेट्रल है ना उसके बीच का डिफरेंस। मान लो आप 100 करोड़ रुपए का लोन लेने गए हो, ठीक है, 100 करोड़ तो नहीं, ज़्यादा हो गया, 10 करोड़ रुपए का लोन लेने गए हो, ठीक है, मान लेते हैं आप लोन लेने गए हो 10 करोड़ रुपए का। अब वो 10 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी नहीं रखवाते हैं आपसे, ऑब्वियसली ज़्यादा की रखवाएंगे ना, जिससे कि आप कहीं भाग ना जाओ, तो वो रखवा रहे हैं मान लो 15 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वही आपका होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मतलब मार्जिन जो होती है, अभी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है अभी कितनी है 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ एक्स्ट्रा आपको कोई सिक्योरिटी रखवानी है 5 करोड़ रुपए की, मतलब जितने का लोन ले रहे हो उससे 5 करोड़ ज़्यादा की। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दे अगर आरबीआई, यानी कि 5 की जगह मान लो वो कर दे 2 करोड़ रुपए की, तो आपको 10 करोड़ का लोन लेने के लिए 15 करोड़ नहीं, सिर्फ 12 करोड़ के उसकी ज़रूरत है। यानी कि आप देखोगे मार्जिन कम रखना पड़ रहा है हमको, कोई सस्ती चीज़ पहले 15 था, अब 3 करोड़ कम रुपए की चीज़ रखनी पड़ रही है। तो आप क्या करोगे, लोन लेने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होगे, आप ज़्यादा लोन लोगे, और इससे क्या होगा, लोन ज़्यादा आने से आपके पास मनी सप्लाई बढ़ेगी और आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर आता है एडवाइस टू एनकरेज लैंडिंग, यानी कि इसे बेसिकली हम बोलते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब सलाह देना एक तरह से। तो आरबीआई एनकरेज करती है, डिस्करेज करती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एनकरेज ही करेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोन लो, अपने हाथों में पैसा बढ़ाओ और डिमांड जनरेट करो। फिर ये क्या होता है, विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग अंडर आपका एससीसी। एससीसी की फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही, पता नहीं क्या थी, याद नहीं आ रहा, मैं देख के आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग, जितना भी आप लोन दे रहे हो, बैंक्स मतलब बेसिकली जो लोन देते हैं ना उसका क्या होता है, वो फिक्स कर देते हैं कि इन सेक्टर्स को तो देना ही देना है। तो यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई एक पॉलिसी बनाएगी जिससे कि फिक्स हो जाएगा बैंक के पास कि इतना लोन तो उनको इसको देना ही देना है, और ज़्यादा बढ़ा करके देना है, एक कोटा फिक्स कर देता है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उनको ज़्यादा लोन मिलेगा, और ज़्यादा लोन मिलेगा मतलब डिमांड जनरेट होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड जनरेट होगी। ये हो गया आपका टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। इसी का जस्ट ऑपोजिट है आपका एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने का। एक्सेस डिमांड मतलब अब आपको क्या करना है, डिमांड ज़्यादा है ऑलरेडी, डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है, अब आपको करनी है डिमांड कम। डिमांड कम करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो हम ऐसी वो सारी हरकतें करवाएंगे गवर्नमेंट से और आरबीआई से जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए अल्टीमेटली। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी के थ्रू वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देंगे, खर्चा कम करेंगे, लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम हो गई। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों के पास पैसा कम रहेगा, टैक्स के फॉर्म में सरकार के पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो गई, काम खत्म। जस्ट इसका ऑपोजिट जो हमने पहले पढ़ा था, अब क्या होगा, बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा देगी आरबीआई, तो बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा और वो आगे भी महंगा लोन देंगे, यानी कि लोगों के पास पैसा कम रहेगा, वो लोन कम लेंगे, और कम पैसा रहेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। फिर क्या होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। मान लो मेरे पास कोई चीज़ है, मैं आपको बेच दूँ और मेरे पास आपका सारा पैसा आ जाएगा, तो बैंक का सारा पैसा आरबीआई के पास आ गया और बैंक के पास कम पैसा रह गया, और बैंक के पास कम पैसा रहेगा तो लोन भी आगे कम देगा, तो क्या हो जाएगा, इससे आपका मतलब डिमांड कम हो जाएगी। फिर इंक्रीज इन एलआरआर, आप एलआरआर बढ़ा दो, वही जो सीआरआर और एसएलआर था पहले वो कम था, अब ज़्यादा कर दो, बैंक के पास कम पैसा रहेगा तो वो कम लोन देगा। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, डिस्करेज करेगा लोन लेने के लिए, और क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ मतलब और बढ़ा देगा, पहले वो विड्रॉ करा था वो बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा, पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my channel. Thank you.